हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय करंट अफेयर सेशन। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं दिसंबर मंथ के थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। सो एज यूजुअल कॉपी पेन साथ में ले लें ताकि जो जो भी पॉइंट्स मैं बताऊं आपको उनको साथ साथ में आप नोट करते चलें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु विल बी चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे? रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन होंगे? तो रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जैन को। और इस बार के मतलब 2021 के चीफ गेस्ट होने वाले हैं बोरिस जॉनसन। कौन है ये? यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। और लास्ट टाइम मतलब कि 2020 में कौन चीफ गेस्ट थे? प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, जिनका नाम है जैर बोल्सोनेरो। ये लास्ट टाइम थे 2020 में, इस बार होने वाले हैं बोरिस जॉनसन। तो इंडिया ने यूके के प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन भेजा था, उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बदले में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनविटेशन दिया है। किसका इनविटेशन? G7 समिट का, ठीक है, जो कि होने वाली है यूके में। 2021 की G7 समिट यूके में होने वाली है। और 2019 की कहाँ हुई थी? फ्रांस में। और 2020 की यूएसए में होनी थी, जो कि नहीं हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कैंसिल कर दिया था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि G7 की जगह G7 को G10 या G11 बना दिया जाए, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और रशिया, इन सबको भी शामिल कर लिया जाए। लेकिन अब तो वो बदल चुके, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब तो जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो अब ये मीटिंग जो है 2021 में होगी और यूके में होगी। अगर G7 की बात हम करें, G7 की बात करें तो इसमें कितनी कंट्रीज हैं टोटल? इसमें 7 कंट्रीज हैं। आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। तो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ठीक है। पहले G7 जो है वो G8 हुआ करती थी, उसमें एक और कंट्री हुआ करती थी रशिया। लेकिन बाद में रशिया को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था, इसीलिए इसको G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया गया और अब G7 कंट्रीज रह गई हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसरो हैज लॉन्च्ड विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑन 17 दिसंबर? इसरो ने 17 दिसंबर को कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सा किया है? CMS-01। तो इसरो ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है। तो किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसी न किसी लॉन्चिंग व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो इसमें कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज हुआ है? इसमें हुआ है PSLV, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? C50, PSLV C50 के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और ये जो है एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये किस किस को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी? इंडिया का जो भी जितना भी लैंड एरिया है, मतलब कि हर एक स्टेट, हर एक यूटी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हर जगह ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और इसे कौन से सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है? सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है, जो कि है आंध्र प्रदेश में। इसके साथ ही श्री हरिकोटा भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और हर एक सैटेलाइट का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। तो ये कितने टाइम के लिए काम करेगी? ये करेगी 7 इयर्स तक काम, ठीक है। और PSLV से हम क्या याद रखेंगे? PSL से हम 2 चीजें याद रखेंगे, चंद्रयान 1 और मंगलयान। तो चंद्रयान 1 PSLV C11 से लॉन्च हुआ था और मंगलयान का किससे? C25 से लॉन्च हुआ था, ठीक है। अब इसरो की बात करें तो ये कब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और इसके चेयरमैन कौन है? के सिवान इसके चेयरमैन हैं, जिनको कि वॉन कर्मन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है रिसेंटली। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, वॉन कर्मन अवार्ड।
इसरो जो है वो भूटान के अंदर एक नया सेंटर बनाने जा रहा है और ये सेंटर सार्क के हर देश को सुविधा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। ठीक है, देहरादून की बात करूं तो सस्टेनेबिलिटी के लिए माउंटेन समिट का आयोजन किया गया था हाल ही में यहाँ पे। और जयपुर की बात करूं तो आरबीआई यहाँ पे अपना एक सेंटर बनाने जा रहा है जिसमें कि जितनी भी करेंसीज होती हैं उन्हें कलेक्ट किया जाएगा। और कोचीन जो है इसको गिफ्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। अब गिफ्ट सिटी कौन है? वैसे गांधीनगर जो है गिफ्ट सिटी ऑफ इंडिया है, और अगर स्मार्ट सिटी पूछ ली जाए तो वो भुवनेश्वर है। ठीक है, और इसे गिफ्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक्चुअल में इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक ऑनलाइन ऐप शुरू किया है जिसका नाम है डाक पे ऐप। ठीक है, जिसमें क्या होगा, अब इंडिया में सब कुछ कैशलेस होता जा रहा है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने भी यही सोचा कि क्यों ना हम भी अपनी ट्रांजैक्शंस को ऑनलाइन कर लें, हम भी ऐप निकालें। तो इन्होंने डाक पे ऐप शुरू किया है जिसमें कि पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगी। पेमेंट के लिए अगर कोई भी सुविधा यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो ऐप है किसकी प्रेजेंस में लॉन्च की गई है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है? श्री रविशंकर प्रसाद जी, इनकी प्रेजेंस में ये ऐप लॉन्च की गई है। और इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 1 सितंबर 2018 में। और ये ऐप जो है इसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी। 13 लैंग्वेजेस में ये ऐप काम करेगा। हाल ही में आरबीआई ने एक ऐप लॉन्च करी थी जिसका नाम है मनी ऐप। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो इसमें क्या था कि ये जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए ऐप थी। ये नोट्स को स्कैन कर लेती थी हाथ में। अगर हमारे हाथ में 100 रुपये का नोट हो, 500 रुपये का नोट हो, तो ये ऐप हमें ऑडियो वॉइस में बता देती थी कि हमारे पास कितने पैसे हैं। और इसकी खास बात ये थी कि इसमें दोनों लैंग्वेजेस यूज होती थी, इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Paul Sintwa receives Goldman Environmental Prize 2020. He belongs to which country? तो ये जो है पॉल सींतवा, इनको गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2020 मिला है। ये कौन सी कंट्री के हैं? तो अगर गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइजेस की बात करूं तो हमारे यहाँ जैसे नोबेल प्राइजेस होते हैं ना, तो एनवायरमेंट की कैटेगरी में जो ये गोल्डमैन प्राइज है ये नोबेल प्राइज है। तो ये किसे मिला है? म्यांमार, पॉल सींतवा को मिला है जो कि म्यांमार से हैं। अब हुआ क्या है, म्यांमार में एक ट्राइब का नाम है करेन ट्राइब। ठीक है, ये लोग ये काम करते हैं, ये लोग एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं और एनवायरनमेंट की सुरक्षा करने के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक पार्क एस्टैब्लिश किया है जिसमें कि इन्होंने उनकी मदद की है। तो पार्क का नाम क्या है जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया? साल्विन पार्क। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साल्विन पार्क कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? कौन सी कंट्री में? तो है म्यांमार में। और कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है? करेन ट्राइब से। और म्यांमार में हाल ही में इंडिया ने ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए एक समिट का आयोजन किया था। म्यांमार और इंडिया ने ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए समिट का आयोजन किया था। और स्वीडन से पिछली बार 2019 में जो टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर रही हैं ग्रेटा थनबर्ग, वो स्वीडन से हैं। और वो कौन थी? वो क्या काम करती थी? वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद क्लीन गंगा मिशन इन इंडिया?
किस देश ने भारत में स्वच्छ गंगा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा देश है? वो है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम्स। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलिसिंकी। एंड यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। अब हमें याद के रखना है, ये गंगा रिवर है। गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड में 2 रिवर्स भागीरथ और अलकनंदा, ये दोनों मिलकर देवप्रयाग में मिलती हैं। ये दोनों मिलकर गंगा रिवर बनाती हैं, जो कि कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है। और नेशनल वाटरवे 1, ध्यान से सुनिएगा, नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रही मैं, नेशनल वाटरवे की बात कर रही हूँ। तो ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल वाटरवे 1 कहाँ है? गंगा रिवर पर बना है। ठीक है। इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग चल रही थी, जिसका नाम था, कौन सी मीटिंग चल रही थी? इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, ये मीटिंग चल रही थी। ये लगातार 5 दिन के लिए चली और इस मीटिंग के बाद अनाउंसमेंट कर दी गई कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए इंडिया किसके साथ टाई अप कर रहा है? नॉर्वे के साथ टाई अप कर रहा है। अब हमें याद के रखना है NCGM, नेशनल क्लीन गंगा मिशन। ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। और ये मिनिस्ट्री कब बनी? 2019 में। और इसके मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये मिशन जब स्टार्ट किया गया था तो सबसे पहले ये कौन सी स्टेट्स में स्टार्ट किया गया था? यूपी और बिहार में। और ये गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज करता है? HDI, UNDP। UNDP इज द राइट आंसर, ये रिलीज करता है। अगर हम ADB की बात करें, ADB का जो हेडक्वार्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मैनीला में। और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? एशियन आउटलुक रिपोर्ट। एशियन आउटलुक रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। और UNEP, कि ये भी कोई रिपोर्ट जारी करता है? नहीं, ये कोई रिपोर्ट जारी नहीं करता है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, नैरोबी में, जो कि है कीनिया में। और इसकी एम्बेसडर कौन है? UNEP की दिया मिर्जा। दिया मिर्जा इसकी एम्बेसडर है। और IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? इकोनॉमिक आउटलुक। इकोनॉमिक आउटलुक। अब HDI जो है, अब HDI जो है, इनको किन किन फैक्टर्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है? तो एजुकेशन, 3 फैक्टर्स के बेसिस पर किया जाता है। नंबर 2 पर कैपिटा इनकम। और नंबर 3 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसका मतलब कोई व्यक्ति कितने एवरेज टाइम तक जीवित रहता है। तो पहले तो इन तीनों के बेसिस पर किया जाता था, बट इस बार एक और फैक्टर यहाँ पे जोड़ लिया गया है, जो कि है प्लेनेटरी प्लेजर। प्लेनेटरी प्लेजर मतलब कि कौन से देश में कितना पोल्यूशन हो रहा है, कोई व्यक्ति वहां पर रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है। ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 131 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। टोटल 189 कंट्रीज थी, उनमें से 131 पोजीशन है इंडिया की। और पिछले साल लास्ट ईयर कितनी थी? 129। और नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? नंबर 1 पर है नॉर्वे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम? किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो वो किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। अब तमिलनाडु जो है, इंडिया में सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कहाँ होती है? तमिलनाडु में होती है। और ओला कंपनी, ओला उबर आपने सुना होगा, तो ओला कंपनी अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है। और असम की बात करें तो असम में काउज के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। और थर्ड खेलो इंडिया गेम्स भी कहाँ हुई? असम में हुई। और फोर्थ वाली कहाँ पे होंगी? हरियाणा में। और सिक्किम जो है वो इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। और अगर यूटीज की बात की जाए कि इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक यूटी तो वो है लक्षद्वीप। और फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि है कंचनजंगा। डोंट कंफ्यूज विद K2 नहीं है, कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो वो भी कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि 2019 में जितनी भी खरीफ की फसल जो है वो खराब हुई थी, उसके लिए सरकार ने क्या किया है? कुछ अमाउंट देने की बात की है। कितना अमाउंट? 1252 करोड़। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं वैसे। और इससे कितने किसानों को फायदा होगा? 9.48 लाख फार्मर्स को फायदा होने वाला है। और खरीफ की फसल खराब हुई थी उनको मिल रहा है। और खरीफ को हम मॉनसून क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। इसको मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं। इसको कब बोया जाता है? जून जुलाई के टाइम में इसको बोया जाता है। और इसकी कटाई कब की जाती है? यही कोई अक्टूबर नवंबर के टाइम पर इसकी कटाई की जाती है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स हैं, अमरावती, कुर्नूल एंड विशाखापट्टनम। तो ये इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। ठीक है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और यहाँ पे 2 तरह की लेक्स मिलती हैं। कौन कौन सी? कोलेरू एंड पुलिकट लेक है। इसके ऊपर फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हैज अपॉइंटेड चीफ जस्टिस हीमा कोहली एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो हीमा कोहली जी को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट वुमेन है। कौन सी स्टेट की है? तेलंगाना की। अभी कोलिजियम सिस्टम क्या है? क्या इसका किसी आर्टिकल में जिक्र है? नहीं है। ये क्या करता है? एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। इसके हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है? मिस्टर एस.ए. बोबडे। और कौन सी नंबर के चीफ जस्टिस है? 47वें नंबर के। ठीक है। याद रखना ये सब कुछ। तो ये क्या करता है? जितने भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। तो क्या इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है? नहीं होती है। बट जब हमारी ये सरकार आई थी तो इन्होंने क्या कहा कि इस सिस्टम को बदल के एक नया सिस्टम लाया जाए जिसका क्या नाम होगा? एनजैक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर भी दी गई। कौन से नंबर की? 99 नंबर की अमेंडमेंट कर दी गई। और इन्होंने साथ में कहा कि इसके जो हेड होंगे, इसकी अध्यक्षता जो करेंगे वो कौन करेंगे? पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस पर स्टे लगा के रखा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी? विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वाडा का।
वाडा इसकी शॉर्ट फॉर्म है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा में। अब इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि इंडिया की तरफ से वाडा को कुछ अमाउंट डोनेट किया जा रहा है। कितना अमाउंट? $1 मिलियन, ताकि जो भी प्लेयर्स का डोपिंग टेस्ट किया जाता है उसके लिए साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी को और एनहेंस किया जाए। ठीक है। और वाडा का हेडक्वार्टर तो मॉन्ट्रियल, कनाडा में भी कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। और इंडिया में क्या है? एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मिस्टर सुनील शेट्टी, मिस्टर सुनील शेट्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? हाल ही में कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? फ्रांस। अब इटली की बात करें तो इटली की कैपिटल है रोम। और यहाँ से आपको दो चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे FAO और WFP का हेडक्वार्टर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पीस नोबेल प्राइज भी मिला है, पीस में नोबेल प्राइज मिला है रिसेंटली। ठीक है। तो क्या इंडिया भी इसका पार्ट है? हाँ, इंडिया भी इसका पार्ट है। और जो भी देश इंडियन ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं वो सब देश इसके मेंबर्स हैं। रिम का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो वो जो भी देश हिंद महासागर के पड़ोसी देश हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सब इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। इंडियन ओशन में एक आइलैंड, तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर सभी पड़ोसी देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो इसके मेंबर्स हैं, तो फ्रांस तो बहुत दूर है इंडियन ओशन से, तो वो कैसे इसका मेंबर हो गया? तो वो इसलिए उसका मेंबर है क्योंकि इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जिसका नाम है रीयूनियन आइलैंड, जो कि किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की टेरिटरी है, उस पर फ्रांस रूल करता है। इसी वजह से फ्रांस को इसका मेंबर बनाया गया है। ठीक है। और इस एसोसिएशन की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1997 में। कौन कौन से देशों ने की थी? सबसे पहले 2 देशों ने मिलकर बनाया था ये, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया। साउथ अफ्रीका और इंडिया ने। ठीक है। टोटल इसमें कितने देश हैं? टोटल इसमें है, पहले तो 22 हुआ करते थे, अब क्योंकि उसमें फ्रांस मिल गया है तो टोटल हो गए हैं 23। और कौन सा ऑपरेशन है जो भारत ने चलाया था माडागास्कर के लिए? माडागास्कर के लिए कौन सा ऑपरेशन भारत ने चलाया था? सो डैट यहाँ जो चक्रवात आया था माडागास्कर में उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जा सके। तो उस ऑपरेशन का नाम था इसको याद रखना है, पेपर में पूछ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वैनिला ऑपरेशन। कौन से साइक्लोन के लिए? डियाने साइक्लोन के लिए। ओके। और जो ये माडागास्कर है ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो वो है 111। ठीक है। हमारी रैंकिंग जो है लगातार गिरती जा रही है। इस बार 17 पॉइंट से नीचे आए हैं हम, मतलब पहले 2019 में थी 96 पोजीशन थी, इस बार 111 है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने इसका रीज़न भी दिया है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने इसके 2 रीज़न दिए हैं। पहला, इंडिया के अंदर इंटरनेट फ्रीडम सबको प्रोवाइड नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई थी, तो ये इसका पहला रीज़न है। और सेकंड रीज़न है, इंडिया में क्या हुआ था, हाल ही में CAA को लेकर भी विवाद हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है। और इस रिपोर्ट को कौन निकालता है? अमेरिका का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? दोनों कनाडा में हैं तो कनाडा में, बट हैं अमेरिकन। तो ये इस रिपोर्ट को निकालते हैं और टोटल 162 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 111 है।
और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105 है, ठीक है। और लास्ट टाइम कितना था? 79, इतना पीछे आ गया है। 117 SDG में इंडिया की रैंकिंग है, 104 किस में है? फीफा में है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया है। और 131 किस में है? HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। और इसमें ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं BCCI के? राजीव शुक्ला, ठीक है। राजीव शुक्ला इज राइट आंसर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर भी बोल सकते हैं, ये सौरभ गांगुली। मैंने ये सभी इंडेक्सेस की लिस्ट बताई है जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग्स बताई गई हैं। सो फर्स्ट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 144। और नंबर 1 पे कौन है इसमें? फिनलैंड। नाउ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 40th, ठीक है। इससे आपको 2 याद रखने हैं, एक ग्लोबल लेवल पर, अगर ग्लोबल लेवल पर पूछेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स तो इंडिया का रैंक है 48, और अगर ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर पूछेंगे तो 40th है। और इंडिया ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए 2 देशों के साथ एग्रीमेंट किया है। कौन कौन सी है? USA, IP के लिए USA एंड डेनमार्क, ओके। नेक्स्ट इज ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 142। एंड ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया का रैंक है 84। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक क्या है? तो 84th, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का रैंक है 117th। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक है 48। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग 2020 में है 105। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में है 116। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में है 89। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में है 94। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में है 131st, ओके। याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लेना, ये सब रट्टा मार लो इस चीज़ का, क्योंकि पेपर में कुछ भी पूछ सकते हैं इनमें से। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लो 2-3 बार, ताकि ये सब चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएं। और लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी सेशन का फ़ायदा ले सकें। सब्सक्राइब माय चैनल कोचिंग क्लासेस एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, टेलीग्राम पेज का लिंक है कोचिंग क्लासेस, उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी।